तो शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफीज में कंजर्वेटिव्स के साथ। तो अब जैसे कि ये हमने देखा कि पहले राजा महाराजाओं का राज है और चर्च का राज है, तो अब नए जितने भी सोच आ रही है उनका ये मानना है कि राजा महाराजाओं का राज नहीं होना चाहिए, यहां पे एक सरकार का राज हो, एक संविधान हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके चलते क्या होगा, राजा महाराजाओं का और चर्च का फॉल होगा कि इनकी ताकत कम होगी, और इनकी ताकत कम होगी और नए कुछ ताकतवर लोग उभर के आएंगे कि अब जिनकी सरकार है अब ताकत इनके पास है। तो यानी कि समाज का सिस्टम चेंज होने वाला है और समाज में नए नए ख्याल आ रहे हैं और नए तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो कंजर्वेटिव्स इन लोगों को कहा गया कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, कंजर्व करने का मतलब बचा के रखो। तो कंजर्वेटिव्स ऐसे लोगों को कहा गया जो कि अपोज टू चेंज है, कि इनको बदलाव नहीं पसंद, और अगर बदलाव होना भी है तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते हो, तब एक बार कोई चलेगा। तो ये लोग अपोज टू चेंज थे। अब जो जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे संविधान और राजाओं का राज नहीं होगा, लोग सरकार को चुनेंगे, और ये चीज तो रिपब्लिक के भी खिलाफ थे। ये डेमोक्रेसी, ये जो चीज है कि सब लोग वोट देके फैसला करेंगे कि सरकार कौन बनाएगा, तो गरीब लोग भी वोट देंगे, औरतें भी वोट देंगी, और ऐसे ऐसे लोग जिनको हम इंसान ही नहीं मानते हैं, ज्यादा कम इंसान मानते हैं, वो लोग भी वोट देंगे। तो ये कंजर्वेटिव्स डेमोक्रेसी के भी खिलाफ थे, कंजर्वेटिव सेक्युलरिज्म के भी खिलाफ थे कि पहले के टाइम में समाज में क्या होगा ये चर्च फैसला करेगा, अब क्या है समाज में क्या होगा, क्या कानून बनेगा, ये सरकार फैसला करेगी। तो ये जो सेक्युलरिज्म का जो एस्पेक्ट है कि सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च, इस चीज के भी अगेंस्ट थे कंजर्वेटिव्स कि ये जो नए लीडर्स आ रहे हैं, न जाने कैसी दुनिया ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नए लोग बोल रहे हैं कि हमें बराबर का अधिकार चाहिए। तो ये भी बड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि हमने कंजर्वेटिव लोग का ये था कि हमने तो बचपन से और हमेशा से हमारा परंपरा ही यही रही है कि कुछ लोग हैं जिनको भगवान ने भेजा है, बाकी सब लोग तो प्रजा है जिनकी काम है सेवा करना। तो इक्वालिटी कहां से आ गई? इसके बाद जैसे ये चीजें हो रही थी, अबोलिशन ऑफ अपर क्लास प्रिविलेजेस, कि जैसे अपर क्लास के प्रिविलेजेस थे कि अच्छी अच्छी बड़ी नौकरियां अपर क्लास के लोग ही करेंगे, कि जो चर्च के लोग हैं या फिर नोबिलिटी के लोग हैं, और अगर ये लोग क्राइम करते हैं, राजशाही वर्ग के लोग या चर्च के लोग, तो क्राइम करते थे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई इनको सजा नहीं दी जाती थी, क्योंकि आप इनकी शिकायत लेके कहां जाओगे, इन्हीं लोगों के पास जाओगे। तो ये लोग अपने ही लोगों को सजा नहीं देते थे। तो ये अपर क्लास प्रिविलेज थी। तो ऐसी प्रिविलेजेस को खत्म करे जाने की जो बातें हो रही थी, ये कंजर्वेटिव इस चीज के भी खिलाफ थे। औरतों को अधिकार दे देना, इसके भी खिलाफ थे। और ये जो नई साइंटिफिक एजुकेशन हो रही थी, इसके भी खिलाफ थे ये कंजर्वेटिव लोग, कि अब नई साइंटिफिक एजुकेशन ये पूरी तरीके से चेंज कर रही है सिस्टम को, कि जैसे सन बीच में है, अर्थ चारों तरफ गोल घूम रही है। सोचिए, इसके लिए तो कितने सारे लोगों को मार दिया चर्च ने। अब यहाँ पे ये लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को ये चीज, ये अलग अलग तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं धर्म से इनको दूर लेके जा रहा है। तो कंजर्वेटिव लोग इन सब चीजों के खिलाफ थे, अपोज टू चेंज। जो बदलाव हो रहे थे इनको पसंद नहीं आ रहे थे। ये लोग चाहते थे कि दुनिया या समाज वैसे ही चलता रहे जैसा हमेशा से चलता आया है, द ओल्ड वेज ऑफ किंग्स एंड चर्च, जहां पे राजाओं का और चर्च का राज था, वैसे ही दुनिया चलती रहे। अच्छा, हर आदमी अपना फायदा देखता है कि हमें जहां फायदा होगा दुनिया उस तरफ चले। तो जाहिर तौर पे ये जो कंजर्वेटिव लोग थे, ये समाज के उस वर्ग से आते थे जो कि थोड़ा अपर क्लास वर्ग है, जिसको फायदा होता है चर्च एंड राजशाही वर्ग से। तो या फिर ये बेनिफिटेड होते थे ओल्ड नोबिलिटी से, या फिर ये अपर क्लास के थे, या फिर मतलब इसी वर्ग के थे। तो ये लोग थे कंजर्वेटिव्स, क्योंकि अब नए सिस्टम में इनका नुकसान हो जाना है। यहां तो इतने सारे फायदे हैं इनको, प्रिविलेजेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो नया समाज बनेगा, अब जो नई सरकार बनेगी, सारी पावर उस सरकार पे है, और वो सरकार कह दे कि जमीनें ले लो इनसे, जमीनें छीन लो इन लोगों से, तो सोचिए इनकी सब जमीनें चली जाएंगी। तो एक डर भी है कि अब एक नई सरकार अगर बन गई और वो ऐसे काम करने लग गई तो ये तो सब छीन लेंगे हमसे। तो ये सब भी डर थे। तो इस वजह से ये फेवर करते थे जो पुराने तौर तरीके हैं। तो इसी वजह से इनको कंजर्वेटिव्स कहा गया। अच्छा, जो लोग थोड़ा बदलाव चाहते थे, इन लोगों को कहा गया लिबरल्स, सोशलिस्ट
एंड रेडिकल्स। ये लोग आपस में भी थोड़े थोड़े से अलग हैं इनकी सोच विचार, लेकिन इन कंजर्वेटिव्स के मुकाबले ये लोग बदलाव चाहते हैं। तो कंजर्वेटिव लोग पूरी तरीके से अपोज्ड थे इन सब लोगों के, और इन लोगों में भी आपस में डिसएग्रीमेंट्स थे, लेकिन कंबाइंड तौर पे कहीं ना कहीं बदलाव चाहते थे, और ये लोग कोई बदलाव नहीं चाहते थे। तो ये कंजर्वेटिव्स। अब इसके बाद आते हैं लिबरल्स की तरफ। लिबरल्स ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे वर्ग से आते थे, मॉडर्न एजुकेशन, ये थोड़े मिडिल क्लास के थे और या फिर थोड़े रिच क्लास के थे। और लिबरल्स ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था, दे अपोज्ड द रूल ऑफ किंग्स एंड चर्च। ये इस चीज के सख्त खिलाफ थे कि ये फ्रॉड है ये सिस्टम, कि भगवान ने आपको चुना है, भगवान ने आपको भेजा है, अलग से आप लोगों को भगवान ने बनाया है, ये फ्रॉड सिस्टम है। तो ये राजा महाराजाओं के राज को और चर्च के राज को ये हटाना चाहते थे कि यार ये राज ठीक नहीं है। तो ये साफ मना करते थे कुछ चीजों को। पहली चीज तो डिवाइन राइट टू रूल, कि भगवान ने आपको राज करने के लिए बनाया है, इसके खिलाफ थे। ये प्रिविलेजेस के भी खिलाफ थे कि नौकरियों में इनको प्रिविलेज हो, ये क्राइम करें तो इन पे कोई सजा नहीं हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो अनलिमिटेड पावर है नोबिलिटी की एंड चर्च की, कि ये कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं कैसा भी, और ये इनकी कोई सुनवाई नहीं, इनकी कोई शिकायत नहीं है, अनलिमिटेड पावर्स है इनके पास। तो इन सब चीजों के खिलाफ थे लिबरल लोग। ये बदलाव चाहते थे, और बदलाव कैसे चाहते थे और कितना चाहते थे, ये वाली बात है कि अब आप यहां बैठे हैं तो बदलाव कहीं और जाइए, लेकिन कहां जाइए, कितने लिमिट पे जाइए, ये जरा देखते हैं। ये लोग चाहते थे कि एक संविधान जैसी एक चीज हो। ये लोग जरूरी नहीं कि राजा को हटाना ही चाहते थे, लेकिन ये जरूर चाहते थे कि या तो फिर राजा हट जाए, और अगर राजा नहीं हट रहा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक संविधान होना चाहिए, जो संविधान ये बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स क्या है, जो कहीं ना कहीं राजाओं की ताकत को लिमिट करेगा, कि आप ऐसा नहीं मन मर्जी कुछ भी फैसला कर लो और आपको कुछ ना कुछ जनता की बात भी माननी है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर की तरफ समाज को ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ हो चाहे ना हो, एक संविधान तो जरूर होना चाहिए। और लोगों पे इसके अलावा इनकी क्या सोच थी कि लोगों पे हक अधिकार होने चाहिए, लोगों पे आजादी होनी चाहिए, वो कुछ भी पहन सकें, कुछ भी खा सकें, कैसे भी रह सकें, कहीं भी जा सकें, पढ़ाई लिखाई कर सकें, कोई मना नहीं करेगा कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, अपना धर्म अपने हिसाब से जी सके। यूरोप में हमेशा ये होता रहा कि प्रोटेस्टेंट राजा बन गया तो प्रोटेस्टेंट लोगों को थोड़ा बढ़ावा दे रहा है, कैथोलिक्स को मरवा रहा है या कैथोलिक्स को दबा रहा है। कैथोलिक राजशाही आ गई तो कैथोलिक लोगों को बढ़ावा दे रही, प्रोटेस्टेंट्स को मरवा रहे हैं, दबा रहे हैं। ये क्रिश्चियनिटी के वर्ग हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये आजादी होनी चाहिए कि हम भले कैथोलिक हो, हम भले प्रोटेस्टेंट हो, हम भले मॉर्मन चर्च के हो, चाहे किसी भी अलग अलग चर्च के हो, हमें ये दबाया नहीं जाएगा किसी को, सबको आजादी होगी अपना अपना धर्म कैरी फॉरवर्ड करने की। समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, बराबरी का हक अधिकार मिलना चाहिए। मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मीडिया अपने मन से लिख सकता है सच को। ऐसा नहीं कि मीडिया ने कुछ लिख दिया और आपको पसंद नहीं आया तो आपने सारा वो न्यूज़पेपर बंद करवा दिया, जेल में डलवा दिया किसी को, कोई जबकि जुर्म नहीं है उसका, सिर्फ इसलिए कि उसने राजा के खिलाफ कैसे लिख दिया, तो राजद्रोह है। तो राजद्रोह जैसी चीजें जो अनलिमिटेड पावर्स हैं आपकी, कि कोई आपकी जरा सी बुराई कर दे तो वो राजद्रोह हो गया और आप उसे मरवा दोगे, क्योंकि राजद्रोह का दंड मृत्यु दंड है। मतलब आप ही ने राजद्रोह का डेफिनेशन बनाया, आप ही ने उसका दंड भी बना दिया और राजद्रोह किसी पे भी लगा दोगे। और तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मीडिया की आजादी होनी चाहिए और जितने भी सरकार इस तरफ काम करे कि लोग हार्मोनी में रह सके, शांति से सुकून से रह सकें, और चुनी हुई पार्लियामेंट हो, चुनाव करवाए जाएं और लोग जिनको चुने वो लोग एक पार्लियामेंट में आए। अब हो सकता है कि राजा भी हो और पार्लियामेंट भी हो, एक बैलेंस ऑफ पावर रहे। और क्या ये भी हो सकता है कि राजा ना हो, सिर्फ पार्लियामेंट अपना एक लीडर चुन के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो बनाए। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, अदालतें बनाई जाएं जो अदालतें इन लोगों से इतर हो, कि वो राजशाही और चर्च से जुड़ी ना हो अदालत, वो अदालत अपने आप में आजाद हो
और इतनी ताकतवर हो कि आप इन लोगों की शिकायत लेके अगर चले जाओ इसके पास, तो ये सजा दे पाए इनको और न्याय दिला पाए जो भी लोग शिकायत लेके जा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया हमारे साथ। तो ये लिबरल लोग इन चीजों के खिलाफ थे और ये चीजें करना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो और थे, जैसे सोशलिस्ट एंड रेडिकल्स, ये लोग और बदलाव चाहते थे। तो ये लिबरल लोग सिर्फ यहीं पे एक लिमिट लगा देते थे कि हम इससे ज्यादा बदलाव और नहीं चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ये डिफरेंट कैसे थे सोशलिस्ट या रेडिकल लोगों से, डेमोक्रेट्स जिनको हम कह सकते हैं, इनसे अलग कैसे थे? तो सोशलिस्ट एंड रेडिकल लोग ये कहा करते थे, अगर इस सेंस में देखा जाए कि लिबरल्स एंड दूसरी तरफ रेडिकल्स या डेमोक्रेट्स के सेंस में देखें, तो रेडिकल का मतलब ही होता है जो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है अपने विचारों में, रेडिकल हो जाना। तो रेडिकल लोग भी एग्जैक्टली यही सब माना करते थे जो लिबरल्स जिसके खिलाफ थे और ये लिबरल्स जो चाहते थे। लेकिन रेडिकल और एक कदम आगे जाते हैं। रेडिकल ये कहा करते थे कि यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, यानी कि पब्लिक में सब लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे किसी कल्चर का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, सब लोग को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और जबकि लिबरल लोग जो थे ये कहा करते थे कि नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए सब लोगों को। वोट देने का अधिकार सिर्फ या तो फिर अमीर लोगों को होना चाहिए और या फिर मिडिल क्लास के लोगों को होना चाहिए। जो गरीब वर्ग है और जो औरतें हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लिबरल लोग इसके खिलाफ थे। तो इस सेंस में आप ये इतिहास को समझिएगा, एक तरफ खड़े कंजर्वेटिव लोग जो बदलाव नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ खड़े हैं ऐसे लोग जो कि बदलाव चाहते हैं। तो लड़ाई कंजर्वेटिव्स और इनके बीच में जो बदलाव चाहते हैं, लेकिन जो बदलाव चाहते हैं इनके आपस में भी लड़ाई है कि लिबरल्स चाहते हैं कि नहीं सिर्फ इतना चेंज हो, डेमोक्रेट चाहते हैं कि नहीं इससे ज्यादा चेंज हो। और जिसके चलते आपस की लड़ाइयों के चलते इनकी लड़ाइयां कमजोर हुई हैं। कंजर्वेटिव तो चाहते हैं राजा का राज रहे, चर्च का राज रहे, चुनाव उनाव जैसी कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। लिबरल चाहते हैं चुनाव हो लेकिन सिर्फ अमीर या मिडिल क्लास आदमी को वोट देने का अधिकार हो, क्योंकि ये लोग जानकार हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग जानते हैं सही क्या है गलत क्या है। और जो गरीब लोग हैं उनको इतना सेंस ही नहीं है कि वो किसको वोट देना है, वो किसी भी नेता के बहकावे में आके कुछ भी गलत आदमी को चुन सकते हैं। और औरतें तो उनको भी दिमाग नहीं है, उन पे भी इतनी अकल नहीं है कि वो वोट दे पाए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरी चीज, जो रेडिकल्स एंड डेमोक्रेट्स थे ये यूनिवर्सल सफरेज चाहते थे, ये वुमेन राइट्स चाहते थे। ये चाहते थे रेडिकल्स एंड डेमोक्रेट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो हजारों सालों से ऐसा होता आया है कि सारी की सारी जमीन किसकी है? राजा की जमीन है, राजा का राज्य है। वो तो आप पैदा हो गए यहां पे और जिंदा हो यहां पे, तो राजा का एहसान है। आप एहसान मानो कि राजा ने आपको अपने राज्य में पैदा होने दिया और जीने दिया। आप सांस ले रहे हो, ये हवा राजा की है, पानी पी रहे हो, ये राजा का पानी है। पहले ये था सिस्टम कि राजा का राज्य है, सब कुछ तो राजा का है। तो हजारों सालों से जब ये सिस्टम चला तो जो 90% आबादी उनके पास जमीन ही नहीं है, ना जमीन है ना कुछ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये चाहते थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि इन लोगों पे इतनी सारी जमीन है, इनसे जमीन लेके हमें जमीन दे दी जाए। तो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। जो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो जिन लोग पे बहुत ज्यादा बेतहाशा पैसा है उनसे इंडस्ट्री के जितना भी शेयर होल्डिंग्स है, थोड़ा शेयर होल्डिंग्स इनको दे दिया जाए। और ये सब क्यों किया जाए? टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। समाज में जो गैर बराबरी है कि जो अमीर हैं वो तो बेतहाशा अमीर हैं और जो गरीब हैं वो इतने गरीब हैं, और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इसको थोड़ा सा रोका जा सके कि थोड़ा बराबर सा समाज बने। अच्छा, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, लिबरल लोग इसके भी खिलाफ हैं। ये कहते हैं कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है कि सरकार बने एक्सेट्रा एक्सेट्रा संविधान, लेकिन यहां पे अलग हो जाते हैं लोग। इनका कहना है लिबरल लोग का कि प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए। जिसके खानदान ने जिस टाइम पे भी कोई प्रॉपर्टी बना ली वो प्रॉपर्टी अब इसकी है। इंडस्ट्री के जो मालिक है,
वो मालिकाना हक इंडस्ट्री के मालिक का और शेयर होल्डर्स का ही होना चाहिए। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रेडिकल्स एंड डेमोक्रेट्स लोग, डेमोक्रेट्स ये डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो सोचिए, एक जमाना था, आज के टाइम में हम डेमोक्रेसी में जीते हैं, एक जमाना था जब डेमोक्रेसी चाहने वाले लोगों को रेडिकल कहा जाता था। ठीक है, यहां से भी आप समझ सकते हैं इतिहास। तो खैर, रेडिकल्स डेमोक्रेट्स लोग चाहते थे कैपिंग ऑफ बिजनेस फ्रीडम, कि बिजनेसमैन लोग जो हैं इनकी आजादी पे थोड़ा सा एक कैपिंग लगाई जानी चाहिए। कि जैसे कि एग्जांपल, आपने बहुत पैसा कमा लिया है, सब जानते हैं कि आपने इतना पैसा कमाया है, वो प्रूवन भी है कि आपने इतना पैसा कमा लिया है, आप इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो एक कैपिंग हो कि अब मतलब इससे ज्यादा पैसा आप क्या करोगे, तो अब आप पे ज्यादा टैक्स लगेगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि शायद इस सेंस में कैपिंग हो। या कैपिंग इस सेंस में भी हो सकती है कि आप क्या बना रहे हो, इंडस्ट्री के सेंस में आप कोई चीज बना रहे हो तो उसे कितने का बेचोगे, कि आप कोई भी चीज बना रहे हो तो उसका थोड़ा प्रॉफिट तो आप लोगे, तो एक कैपिंग हो कि आप इस चीज को इतने रुपए से ज्यादा नहीं बेचोगे। ठीक है, तो अलग अलग सेंसेस में चीज होती है कि बिजनेस फ्रीडम, और क्या आपको हर चीज बेचने का फ्रीडम है कि नहीं, कि आप कोई भी चीज बेच रहे हो। तो रेडिकल या डेमोक्रेट्स लोगों का ये था कि बिजनेस फ्रीडम में कैपिंग होनी चाहिए, दवाइयां हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनीथिंग, कि कुछ ना कुछ बिजनेसेस के फ्रीडम में कैपिंग हो ऐसी, और सरकार इकोनॉमी में आए। क्योंकि डेमोक्रेट्स या रिपब्लिक लोगों का ये जरूर मानना था कि सरकार का काम है कि स्कूल चलाए, हॉस्पिटल चलाए, लोगों का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सरकार को पैसा चाहिए, तो सरकार को पैसा आएगा टैक्स से। तो सिर्फ टैक्स से अगर सरकार पैसा लेना चाह रही है तो इससे सरकार को बहुत ज्यादा पैसा नहीं आएगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं इकोनॉमी में आना पड़ेगा, कुछ अपनी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी कि सरकार को एडिशनल पैसा मिले, जिसके चलते सरकार एडिशनल काम कर सके। तो ये इनका मानना था रेडिकल्स या डेमोक्रेट्स का। लिबरल लोग इसके भी खिलाफ थे। लिबरल लोग का ये कहना था कि कोई बिजनेस रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जो बिजनेसमैन कुछ भी बेचना चाहे वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बेच सकता है और कितने का भी बेच सकता है। सरकार के लोग आके ये नहीं कहेंगे कि आप ये सामान नहीं बना सकते, और अगर ये सामान बना रहे हो तो ये सामान इससे ज्यादा महंगा नहीं बेच सकते। ऐसी कैपिंग नहीं होनी चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री ने इतना बेतहाशा कमा लिया है पैसा कि आपके शेयर होल्डर्स माला माल हो गए हैं, आप माला माल हो गए हैं, तो अब आप जो पैसा कमाएंगे उसका एक थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा, जितना हिस्सा आप वर्कर्स को देते थे अब ज्यादा हिस्सा वर्कर्स को देना पड़ेगा, ज्यादा हिस्सा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि बेतहाशा आप कमा चुके हैं पहले। तो ये लोग इसके खिलाफ थे लिबरल्स, कि बिजनेस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, कि कोई आदमी कितना भी पैसा कमा ले, आप कभी ये नहीं कहोगे कि यार आपने बेतहाशा कमा लिया है, अब थोड़ा सा आप ज्यादा टैक्स दो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये वुमेन राइट्स के भी खिलाफ थे लिबरल लोग। तो यहां से आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि कंजर्वेटिव लोग कौन थे, लिबरल लोग कौन थे, और लिबरल लोग कैसे डिफरेंट थे इन रेडिकल्स से या डेमोक्रेट्स जिनको हम कह सकते हैं। ठीक है, और यहीं से एक फिलॉसफी एक और आती है जिसको हम कहते हैं सोशलिज्म। तो संतोष पूछते हैं कि कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड सोशलिस्ट को आप फिलॉसफीज कह रहे हैं, तो क्यों फिलॉसफीज कह रहे हैं? तो फिलॉसफीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिलॉसफी का मतलब यही होता है कि क्या एक कल्पना, काम करने का तरीका, तो ये सब कल्पनाएं ही हैं। और उस जमाने में जब राजशाही वर्ग है, उस टाइम पे जो आप सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा हो, तो ये कल्पनाएं ही तो हैं, फिलॉसफीज ही हैं उस टाइम पे, कि कैसे समाज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सब फिलॉसफीज हैं। और आज के टाइम पे भी इसे पॉलिटिकल फिलॉसफी ही कहेंगे, काम करने के तरीके, कोई देश कैसे करता है, कोई देश किसी और तरीके से करता है। अच्छा, ये जो रेडिकल्स या डेमोक्रेट्स थे, अब ये लोग किस समाज के हो सकते हैं? ये राजशाही वर्ग के तो है नहीं, क्योंकि अगर राजशाही वर्ग या चर्च के वर्ग से होते तो ये कंजर्वेटिव निकलते। ये अगर पढ़े लिखे अमीर थोड़े वर्ग के होते तो ज्यादा चांस है कि लिबरल निकलते। ठीक है, तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास से भी थे और ये थोड़े लोअर स्ट्रेटा के भी थे, और औरतें भी इनमें शामिल थी, क्योंकि रिच क्लास की औरतें, उनको भी तो अधिकार नहीं है आज सच, उनको भी तो अधिकार चाहिए।
अब आते हैं सोशलिस्ट लोगों पे। तो ये जो रेडिकल्स या डेमोक्रेट्स हैं, इन्हीं का कह लीजिए एक हिस्सा है सोशलिज्म, समाजवाद जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और अगर आप हिंदुस्तान की अलग अलग पार्टियों को देख लें तो कई सारी पार्टीज अपने नाम में ये समाजवाद ये शब्द यूज करती हैं, सोशलिज्म। तो ये सोशलिज्म भी एक फिलॉसफी उस टाइम पे बन के आया। ये लोग क्या करते हैं, सोशलिज्म की फिलॉसफी ये है, दे आर अगेंस्ट प्राइवेट इंडस्ट्रीज। प्राइवेट इंडस्ट्रीज क्या होती हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड दे आर अगेंस्ट द प्राइवेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इनका ये कहना है कि मतलब प्राइवेट हाथों में सारा का सारा पैसा एंड सारे फैसले कि कंपनी क्या बनाएगी, कितना बनाएगी, किसको बेचेगी, आगे क्या करेगी, एक्सपेंशन, एनीथिंग, ये सब कुछ, सारा पैसा, सारा फैसले सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है। और जिन लोगों पे कोई सोशल ऑब्लिगेशन भी नहीं है देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का। तो इन लोग का ये कहना था कि जो वर्कर्स हैं, इन लोगों का रोल थोड़ा सा बढ़ना चाहिए इन इंडस्ट्रीज में, मनी में एंड डिसीजन मेकिंग में। और ये सोशलिस्ट लोग इस चीज के खिलाफ थे, अगेंस्ट कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म के कई सारे एस्पेक्ट्स में से, जैसे कि एक एस्पेक्ट ये, कैपिटलिज्म में सब चीजें बेची जाएंगी फॉर प्रॉफिट, सब चीजें बनाई जाएंगी, बेची जाएंगी। अब जैसे कि एग्जांपल थोड़ा अटपटा सा लगता है कि पानी एक बेसिक नेसेसिटी, उसको आप एक बॉटल में भर के बेच रहे हैं। आज के टाइम में कहीं पानी आपको मिलेगा नहीं, खरीदना पड़ेगा। तो कैपिटलिज्म है कि आप पानी बेच रहे हैं। सोचिए कि आज से 500 साल पहले अगर आप सोच, 500 साल भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 100 साल 200 साल पहले भी अगर आप किसी हिंदुस्तान के गांव में ये बात बोले कि पानी बिकेगा, तो वो क्या पागलपन वाला समाज है। खैर, तो इस सेंस में कि चाहे खाना हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, ये सब का सब कोई भी आदमी चला सकता है। और चलाएगा तो ये प्रॉफिट के लिए चलाएगा, और कितना भी प्रॉफिट उससे कमा सकता है। तो ये जो ख्याल है कैपिटलिज्म का, ये सोशलिस्ट लोग इसके खिलाफ। अब जैसे कि फूड इज फॉर कैपिटलिज्म, तो खाना उगाओ आप और खाने को आप सुपरमार्केट में रख दो, जिसमें पैसा है खरीदो, और पैसा नहीं है तो नहीं खरीदो। और वो सुपरमार्केट में पड़े पड़े सड़ भी जाएगा, फेंक भी दिया जाएगा, लेकिन बांटा नहीं जाएगा। तो ये फूड के सेंस में हो गया कि आप जो भी चीज बना रहे हो बेचने के लिए बना रहे हो। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट फूड के सेंस में क्या है, अब क्योंकि आप बेचने के लिए चीज बना रहे हो रादर देन फॉर सिंपल कंजम्पशन आसपास का, तो इसका नतीजा क्या होगा कि अब जैसे आप कहीं समंदर से मछलियां पकड़ के आप बेच रहे हैं, तो अब ये इंडस्ट्रीज बन गई अगर इस चीज की, तो मछलियां पकड़ पकड़ के सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसके चलते जो मछलियां हैं उस जगह पे वो कम होती जाएंगी, उनके इकोसिस्टम नाश होते जा रहे हैं। क्योंकि अब आप ये नहीं देख रहे हो कि हमने आसपास कितना लोग खा लिए, आप बस ये देख रहे हो हमने कितना बनाया, कितना बेच दिया। तो फूड, एजुकेशन की अच्छी एजुकेशन है, महंगी बिकेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के सेंस में ये सब फॉर प्रॉफिट चलेगा। तो कैपिटलिज्म के इन सब एस्पेक्ट्स के भी खिलाफ थे सोशलिस्ट लोग। इन लोगों का ये कहना था कि ये सरकार का काम है कि वो खाना प्रोवाइड करे, फूड स्टैम्प्स या सस्ता खाना जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। एजुकेशन ये तो जरूर है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये तो सरकार का काम है ही है कि अच्छे लेवल की एजुकेशन एंड अच्छा हेल्थ केयर वो प्रोवाइड करे। अदर देन अदर वर्क, सरकार के और बाकी क्या काम है, जैसे फायर डिपार्टमेंट सरकार का काम है, गार्बेज कलेक्शन फायर ये सरकार का काम है, इंस्टीट्यूशंस बनाना जैसे कि पुलिस है, टैक्सेशन के सिस्टम्स हैं, ये सब सरकार के काम है। तो सोशलिस्ट लोगों का ये मानना था कि ये जो दुनिया हम कल्पना करते हैं, ये दुनिया ऐसे यूं ही नहीं बन जाएगी। हम सारे जितने भी वर्कर्स हैं, इन सब वर्कर्स को साथ में आना पड़ेगा, और ये जो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी सिस्टम है इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा, ओवरथ्रो करना पड़ेगा। ये मानना था सोशलिस्ट लोगों का। अच्छा, यहीं से आते हैं अब राजनीतिक विचारों में कि हम जैसे ये लेफ्ट पॉलिटिक्स एंड राइट विंग पॉलिटिक्स, ये हम अक्सर, अगर आप अखबार पढ़ें, न्यूज देखें, तो आपको अक्सर ये टर्म सुनाई दे जाएंगे। और पॉलिटिकल विचारधाराओं में तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली चीज है। तो अगर हम इतिहास के सेंस में देखें कि कहां से इन पॉलिटिकल फिलॉसफीज की शुरुआत कहां से हुई थी,
कंजर्वेटिव्स ये आते हैं आमतौर पे राइट विंग में, कि जो बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। खैर ये सब उस जमाने की बातें थी जब राजशाही वर्ग का राज था, और राजशाही वर्ग को हटाना और फिर नए सिस्टम क्या बनेंगे तब की बातें थी। अब बदलाव तो रोक नहीं पाए, बदलाव तो होना ही होना है, और हुआ भी बदलाव। तो अब जब ये हुआ कि राजशाही वर्ग हटा दिए गए और अब चुनाव हो रहे हैं, लोग चुनाव में खड़े होंगे, लोग चुनाव में वोट देंगे, तो अब यहां से सब लोग राजनीति में घुस आए। जो कंजर्वेटिव लोग थे वो भी राजनीति में घुस आए, लिबरल, रैडिकल, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट सब लोग राजनीति में घुस आए। तो अब इसके चलते जो राजनीति बन के उभरती है, इसको हम जरा डिफाइन करते हैं। एक तरफ है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स और एक तरफ है राइट विंग पॉलिटिक्स। तो इसका बेसिक एस्पेक्ट बताता हूं, और ये प्रेजेंट टाइम्स की बात है, ये इतिहास की बातें नहीं, प्रेजेंट टाइम्स के इर्द गिर्द की बातें हैं। तो एक तरफ है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स सारे जितने भी इंसान हैं सबको बराबर के तौर पे देखती है कि सब इंसान बराबर हैं और सब लोगों को बराबर हक है। तो सब लोग इंसान बराबर है, भगवान ने सबको ये एक साथ बनाया है, चाहे वो अलग अलग देशों के सेंस में हो, चाहे अलग अलग धर्मों के लोग हों, चाहे अलग अलग कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये सब बराबर है। ठीक है, जो समाज आमतौर पे हम आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सब बराबर हैं। दूसरी तरफ अगर, और यहां से ये भी चीज आती है कि अब क्योंकि सब लोग बराबर हैं, इस वजह से सब के सब लोग को ये अधिकार है कि वो शांति से, सुकून से अपनी जिंदगी जी सकें, प्रॉस्पर कर सके अपनी जीवन में, इनको अपॉर्चुनिटीज मिले आगे बढ़ने के लिए, और ये मतलब ये हकदार हैं इस चीज के कि इनको सम्मान से, इज्जत से रहने का, आजादी से रहने का एक अधिकार हो। ये लेफ्ट विंग फिलॉसफी। दूसरी तरफ अगर हम राइट विंग फिलॉसफी का बेस देखें, ये हमने लेफ्ट विंग फिलॉसफी का बेस देखा है, और ये बेस जो है ये दोनों सेंस में होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो ये सोशल बेस है। राइट विंग इकोनॉमिक्स का सोशल बेस क्या है? इनका सोशल बेस ये है कि हम लोग जो हैं, अब राइट विंग जो है ये कहीं पे भी अलग अलग किसी भी समुदाय में हो सकता है। अब जैसे कि इस चीज का मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। एक जमाना था जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान पे राज करते थे, तो बहुत सारे अंग्रेज लोग ये थे जिनका ये मानना था कि नहीं, ये जो व्हाइट लोगों की रेस है ये कहीं सुपीरियर है, और ये जो ब्राउन पीपल है, ये हिंदुस्तानी लोग, ये इंफीरियर है, हमसे कम है, हमसे नीचे है। तो ऐसे लोगों की सोच को, उस सोच को कहा जाएगा राइट विंग। इन लोग का ये मानना है कि हम इंसान हैं। राइट विंग पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इन लोग का ये मानना है कि हम इंसान हैं, भगवान ने ये दुनिया बनाई है हमारे लिए, और जितने भी दूसरे तरह के लोग हैं जिनको ये दूसरे तरह के लोग देखते हैं, जैसे कि अंग्रेज लोग हिंदुस्तानियों को देखते थे या अफ्रीकन को देखते थे, तो ये दूसरे तरह के लोग हमसे इंफीरियर हैं। और ये राइट विंग अलग अलग सेंस में आ सकता है, तो चाहे रेस के सेंस में आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई इलाका है जहां पे व्हाइट लोग ज्यादा है, ब्लैक लोग कम है और एशियन लोग कम है। एशियंस, चाइनीज भी हो गए, इंडियंस भी हो गए, सब एशियंस में आए। ठीक है, तो ये व्हाइट लोग अगर ये कहें कि नहीं, वो व्हाइट लोगों में, और कई सारे व्हाइट लोग ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि नहीं, सब लोग इंसान बराबर हैं और हम हिंदुस्तान को इस तरीके से कंट्रोल में रख रखा है, ठीक नहीं है, और आप इनको आजाद करो, ऐसे भी लोग थे। तो ऐसे लोगों की सोच आ गई लेफ्ट विंग फिलॉसफी में, जो अंग्रेज कहते थे कि नहीं, ये सब बराबर है और वो हमने साम्राज्य बना रखा है और इनको आजाद करके निकलो यहां से। तो ये लेफ्ट विंग, राइट विंग फिलॉसफी। राइट विंग किसी भी सेंस में हो सकता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, व्हाइट लोग अपने इलाके में अगर कहें कि ये ब्लैक लोग जो हैं ये हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, इंफीरियर है हमसे और खराब हैं, तो ये व्हाइट लोगों का राइट विंग हो गया। तो व्हाइट में ब्लैक लोगों का मुद्दा आ गया, एशियंस का मुद्दा आ गया कि ये हमारा जो देश है ये व्हाइट लोगों के लिए है, तुम लोग यहाँ पे आके क्या कर रहे हो, तो तुम लोग आके यहाँ पे गंदगी फैला रहे हो, तुम लोग यहाँ आके क्राइम करते हो और ऐसा है वैसा। ये राइट विंग फिलॉसफी हो गई व्हाइट के सेंस में।
ये धर्मों के भी सेंस में आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक देश है जहां ईसाई लोग ज्यादा हैं, मुसलमान कम हैं, तो अगर ईसाइयों का जो राइट विंग होगा, तो ईसाइयों का राइट विंग ये कहेगा कि ये जो मुस्लिम है ये हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं, ये क्राइम करते हैं, ऐसा है, इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही, ये है वो है। ये राइट विंग फिलॉसफी क्रिश्चियन फिलॉसफी है। इसी का रिवर्स भी ट्रू है कि जैसे किसी जगह में मुस्लिम्स ज्यादा हैं, क्रिश्चियंस कम हैं, तो वहां के मुस्लिम्स के अंदर अगर ये कई सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके अंदर ये थिंकिंग है कि यार ये हमारा देश है, ये ईसाई लोग क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, तो वो मुस्लिम्स का राइट विंग है। तो ये राइट विंग किसी का भी हो सकता है, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे मुस्लिम्स का हो। अब जैसे मान लीजिए कोई देश है जहां सिर्फ ईसाई रहते हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी, तो सिर्फ ईसाई रहते हैं, तो यहां पे डिवीजन कैसे होगा कि ज्यादातर अगर प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक कम है, तो कैथोलिक्स के अंदर भी राइट विंग हो सकता है, प्रोटेस्टेंट्स के अंदर भी। तो प्रोटेस्टेंट का राइट विंग कि यार ये कैथोलिक लोगों को दबा के रखो, इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखो। और जहां पे कैथोलिक लोगों का राइट विंग है, उनका ये होगा कि इन प्रोटेस्टेंट लोगों को दबा के रखो। यही चीज अब जैसे मान लीजिए अब कोई देश है जहां पे मुस्लिम्स संख्या में ज्यादा है, तो मुस्लिम्स के अंदर ये शिया सुन्नी वाली बात है। तो मान लीजिए किसी देश में शिया ज्यादा है, सुन्नी कम है, राइट विंग तो देखिए सबके अंदर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो संख्या किसी की कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन हावी किसका होता है? जिसकी संख्या ज्यादा होगी उनका राइट विंग ज्यादा हावी होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम देश है, वहां शिया ज्यादा है, सुन्नी कम है, तो वहां शिया राइट विंग इस तरीके से बात करेगा कि सुन्नी लोग जो हैं ये खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं हमारा सारा सब चीजें। जहां पे सुन्नी राइट विंग है वो कहेंगे शिया लोग बर्बाद कर रहे हैं सब चीजों को। तो राइट विंग कहीं पे भी कैसा भी हो सकता है। ये कास्ट के सेंस में भी हो सकता है, क्रीड के सेंस में हो सकता है, कलर के सेंस में हो सकता है, किसी भी सेंस में राइट विंग हो सकता है, और हर जगह राइट विंग होता है। तो जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम एक ही देश में, क्रिश्चियन और मुस्लिम एक साथ है, तो वहां इस बड़े सेंस में होगा कि मुस्लिम राइट विंग, क्रिश्चियन राइट विंग। अगर सिर्फ क्रिश्चियन है तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक हो जाएगा, सिर्फ मुस्लिम है तो शिया सुन्नी वहाबी इन सब में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हिंदुस्तान के सेंस में हम देखें तो हिंदुस्तान में अलग अलग जो धर्म है, यहां का राइट विंग अगर हम देखें कि हिंदूज के सेंस में राइट विंग देखें तो ये बाकी धर्मों को कम दिखाते हैं। अगर बाकी धर्मों को गायब कर दिया जाए हिंदुस्तान से, कि बाकी सारे धर्म वाले मान लीजिए एक सेकंड के लिए बिल्कुल गायब हो जाए, सिर्फ हिंदू बचे, तो क्या राइट विंग खत्म हो जाएगा? राइट विंग किसी और फॉर्म में आएगा कि राइट विंग में भी शायद हिंदी बोलने वाले को राइट विंग हो जाए, में भी शायद कास्ट के सेंस में राइट विंग उभर के आए, जैसा कि पहले के टाइम में था। तो राइट विंग किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट को आप इस सेंस से समझिए कि राइट विंग का बेस जो है, सोशल बेस, वो ये है कि सिर्फ हम लोग हैं जिनको आजादी से सुकून से रहने का हक है, जिनको भगवान ने ये दुनिया दी है, और बाकी जितने भी लोग हैं, अदर पीपल, ये सब पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी हैं। इनको भगवान ने पता नहीं क्यों पैदा कर दिया, लेकिन अब पैदा कर दिया तो झेलो, और ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन ये पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी, इस सेंस में ये सोच है। और इन लोगों को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन्स रहना चाहिए। अब जैसे हिंदुस्तान के लोग यूएसए जाते हैं, तो यूएस में दो तरह के लोग मिलेंगे। एक होंगे लेफ्ट फिलॉसफी वाले, वो हिंदुस्तान के आदमी को देख के उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, वो कहेंगे ठीक है, वेलकमिंग है कि चलो ठीक है, इट्स ओके, सब लोग बराबर हैं, सब लोग को एक ही जैसा दर्द होता है, एक ही जैसे इमोशंस हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग होंगे राइट विंग वहां पे, जो कि कहेंगे कि ये इंडियंस इंफीरियर्स हैं, ये यहाँ कहाँ कैसे आ गए, और ये क्या है, वो क्या है, ये चाइनीज लोग इतने सारे आ गए, ये जगह जगह चाइनीज लोग हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सोशल बेसिस है। अब यहां से हम देखते हैं इकोनॉमिक बेसिस भी यहीं पे आता है, ठीक है। तो सोशल बेसिस में हमने जो चीजें देखी, अब जरा इकोनॉमिक बेसिस देखते हैं। लेफ्ट विंग जो है ये, अब क्योंकि लेफ्ट विंग का बेस क्या है कि सब लोग बराबर हैं, सब लोग को जीने का हक है और सम्मान से जीने का हक है। तो लेफ्ट विंग ये मांगता है कि दे अपोज अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म, कि ये जो बिल्कुल अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म है, इसके खिलाफ आता है लेफ्ट विंग। तो लेफ्ट विंग कभी भी आप बात करता है लेफ्ट विंग, तो ये सब क्लासेस की बात करता है, सारे क्लासेस की। तो अगर मान लीजिए मजदूरों की
जो वो चल रहा है, कोई स्ट्राइक चल रही है, तो लेफ्ट विंग उसका साथ देगा। या फिर यूं कह लीजिए, आप इसको इस तरीके से कह लीजिए, जो लोग उनका साथ देंगे वो लेफ्ट फिलॉसफी में आ गए। ये चाहते हैं कि ये इनका जोर इस बारे में रहता है कि और अच्छी एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर और अच्छा मिले सरकार से, और अच्छी तनख्वाहें मिले, और अच्छी पेंशन्स मिले। लेफ्ट विंग इस तरफ काम करने पे रहता है। दूसरी तरफ अगर हम राइट विंग को देखते हैं इकोनॉमिकली, तो राइट विंग कोई बहुत ज्यादा अपोजिशन नहीं करता है कैपिटलिज्म से, कभी कभार कर सकता है लेकिन जनरली नहीं करता। अब जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जो सरकार है उसको हम लेफ्ट कहेंगे कि राइट कहेंगे? ठीक है, अफगानिस्तान को भी राइट कहेंगे। पाकिस्तान को जो जनरल आईएसआई और ये सब जो सिस्टम है वो भी राइट है। और इसके बाद अगर आप बाकी और भी कहीं जगहों में जाएं तो आप ये चीज फील कर पाएंगे कि वो सब पूरा राइट के सिस्टम्स हैं, और वो हर जगह अलग अलग धर्म, देश, कास्ट, रेस हर सेंस में हो सकता है। तो राइट विंग कैपिटलिज्म को बहुत अपोज नहीं करता है एज सच। और क्योंकि राइट विंग के लोगों का ये मानना है, क्योंकि ये पुरानी सोच वाले लोग हैं, इन लोग का ये मानना है कि जो गरीब है दे आर बोर्न टू सफर, इनको कुछ पाप किए रहे होंगे तभी गरीब बने हैं, और वैसे भगवान ने इनको गरीब बनाया है। तो राइट विंग लोग, अब जैसे अफगानिस्तान का एग्जाम्पल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाहे किसी भी राइट विंग देश का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो गरीबी से युद्ध कभी नहीं लड़ते हैं। वो युद्ध लड़ते हैं दूसरे माइनॉरिटीज से, कि व्हाइट जो राइट विंग है वो हमेशा ब्लैक लोगों से लड़ेगा। वो इस बारे में केयर ही नहीं करते हैं कि दवाइयों की कीमत कितनी हो गई है, इलाज की कीमत कितनी हो गई है, इसको हम कैसे करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनको ये सब दिमाग में ही नहीं आता है राइट विंग में। उनको सिर्फ ये ब्लैक लोग ज्यादा हो गए, ये ब्लैक लोग बहुत क्राइम कर रहे हैं, इनको दबा के रखो, चाइनीज लोग बहुत आ गए हैं यहाँ पे, ये चाइनीज लोग को भी कम रखो, और ऐसा वैसा ये सब चीजें। इनका क्या है, ये यहाँ पे जैसे लेफ्ट विंग गरीबों के सेंस में ज्यादा सोचता है, या यूं कह लीजिए जो गरीबों के सेंस में सोचे वो लेफ्ट विंग में आ गया, और ये लोग ये सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि हम कैसे स्टेटस कम करें। ये जो एनिमीज ऑफ सोसाइटी हैं, एनिमीज ऑफ सोसाइटी यानी कि जो जिन लोग को भगवान ने पता नहीं क्यों बना दिया, ये मोर और लेस जनरली बता रहा हूं, प्रेजेंट या इस ट्रेंड की बात बता रहा हूं, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग पॉलिटिक्स। इसमें लेफ्ट विंग कभी भी एजुकेशन के खिलाफ नहीं होता है, कभी भी एजुकेशन के खिलाफ नहीं बोलता है लेफ्ट विंग, या यूं कह लीजिए जो एजुकेशन खिलाफ नहीं है वही लेफ्ट कह लीजिए। राइट विंग कई बार अक्सर एजुकेशन के खिलाफ होता है, और खासतौर पे मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ होता है, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन इंसान को कहीं ना कहीं धर्म से दूर लेके चला जाता है। धर्म से नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअलिटी से दूर लेके जाए, लेकिन धर्म के रिचुअल, सेरेमनीज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा से तो जरूर कहीं ना कहीं लेके चले जाता है दूर। लेफ्ट विंग इस बारे में बात करता है कि हमें ये जो वेल्थ इनइक्वालिटी है ये कम करना है, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कम करना है। राइट विंग इस बारे में कोई थॉट ही नहीं देता है कि चाहे जितनी भी गैर बराबरी हो जाए, राइट विंग को ये खटकता नहीं है कभी, कि राइट विंग की सरकारें कभी ये नहीं कहती यार ये चीज प्रॉब्लम है, इनके लिए नॉर्मल है। अमीर गरीब तो हमेशा से होता है यार, पहले तो लोग पुराने जमाने में चौराहे चौराहे बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, वो चीज लोगों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वो चीज किसी भी धर्म को खराब नहीं लगी। बड़ी अजीब बात है, सोच के देखिए, किसी भी धर्म को खराब क्यों नहीं लगा ये चीज कि इंसानों को आप खरीद बेच कैसे रहे हो। खैर, लेफ्ट विंग किस गोल्डन एज की कल्पना करती है? लेफ्ट विंग जिस गोल्डन एज की कल्पना करती है, ये भविष्य की तरफ देखते हैं, जो या यूं कह लीजिए जो लोग भविष्य की तरफ देखते हैं, हमें ऐसा समाज बनाना है भविष्य की तरफ देखते हुए, वो लेफ्ट विंग में आए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कहा जाए कि हमें कैसा समाज बनाना है, तो भविष्य की तरफ देखने के बजाय पास्ट की तरफ देखते हैं कि वो जो 1000 साल पहले का जमाना था, हमें वो जमाने में वापस लौटना है। तो राइट विंग का ग्लोरियस एज जो है, इनका ग्लोरियस एज पास्ट में रहता है। आप दुनिया की सारी सरकारों के सेंस में ये चीज को नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां जहां भी राइट है या लेफ्ट है। लेफ्ट भविष्य की तरफ देखता है, राइट पास्ट की तरफ देखता है कि वो 1000 साल पहले का टाइम, अब जैसे चाइना है, वो 1000 साल पहले का चाइना, वो जो ऐसा था, हमें वो बनाना है।
चाइना पहले रिच रहा हो, चाहे रिच तो था, ये बात सच है, लेकिन एक और बात सच है, कोई भी देश रिच रहा हो चाहे ना रहा हो, लेकिन गोल्डन एज के सेंस में बहुत सारे लोग पास्ट की ही कल्पना करते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है ये सोचना कि जो पास्ट था, गुजरा हुआ कल, वो बहुत अच्छा था, जो अभी चल रहा है खराब है और आगे तो और खराब होने वाला है। जनरली दिमाग में ये होता है लोगों के, और जरूरी नहीं इसका कोई लॉजिकल बेसिस हो। और इसके बाद अगर ये सब डिफरेंसेस देखने के बाद अगर लेफ्ट विंग फिलॉसफी और राइट विंग फिलॉसफी में अगर बेसिक तौर पे कुछ डिफरेंसेस समझाने हो, तो ये एक सोच ये कहती है कि औरतों को जीने का अधिकार हो, औरतों को भी हक अधिकार होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, औरतें बराबर हैं। तो ये लेफ्ट विंग फिलॉसफी में आया। औरतें कम हैं आदमियों से, औरतों को घर संभालना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समाज ऐसा होना चाहिए कि औरतें ऐसी रहे, रेस्ट्रिक्टेड रहें। ये राइट विंग फिलॉसफी में आया कि औरतों को अधिकार कम रहे। तो अब राइट विंग, चाहे क्रिश्चियन राइट विंग हो, चाहे मुस्लिम राइट विंग हो, चाहे कोई सा भी राइट विंग हो, गे लोग जो हैं, ट्रांस लोग जो हैं, एक्सेट्रा, जितना एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, एक सोच ये है कि यार ये भी तो इंसान है, इनको भी जीने का हक होना चाहिए, इज्जत से जीने का हक होना चाहिए। तो ये लेफ्ट विंग फिलॉसफी में आए। और एक सोच ये है कि जो एलजीबीटीक्यू के लोग हैं ये समाज को दूषित करते हैं, ये अननेचुरल है, पता नहीं भगवान ने क्यों बना दिया इनको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको या तो फिर इनको जबरदस्ती इनको स्ट्रेट रहने मतलब मजबूर किया जाए, और या तो फिर इनको समाज से निकाल दिया जाए कि कभी खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये राइट विंग फिलॉसफी हो गई। चाहे मुस्लिम राइट विंग हो, चाहे क्रिश्चियन राइट विंग हो, सारे के सारे अलग अलग धर्म एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि हम अलग हैं, तुम अलग हो, हम अलग हैं, तुम अलग हो। लेकिन कुछ मुद्दों पे सारे के सारे धर्मों के राइट विंग एक साथ आ जाते हैं। इसी तरीके से इंटर रेशियल मैरिजेस, कि कोई चाइनीज आदमी ब्लैक किसी औरत से शादी कर रहा है, या कोई चाइनीज किसी अमेरिकन से कर रहा है, तो ये इंटर रेशियल मैरिजेस या इंटरकास्ट मैरिजेस। तो एक सोच ये है कि जिसको जिससे शादी करनी है करो, सबको आजादी होनी चाहिए और हमें डरना नहीं चाहिए। ये जो इंटरमिंगलिंग ऑफ जो डीएनए है, इससे हमें डरना नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम कोई अपना खून गंदा हो जाएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये सब इवोल्यूशन है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साइंस हमने पढ़ी है। तो ये जो सोच है लेफ्ट विंग सोच है इंटरकास्ट या इंटररेशियल मैरिजेस में। और राइट विंग, चाहे मुस्लिम राइट विंग हो, चाहे क्रिश्चियन राइट विंग हो, हर तरह का राइट विंग इनके खिलाफ है कि खून गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, ये ऐसा है वैसा है। डाइवर्सिटी की जहां बात आती है, सबके अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी बोली भाषाएं, तो एक सोच ये है कि सब बोली भाषाओं, सब कल्चर्स को सम्मान इज्जत मिलना चाहिए। और एक सोच ये है कि यार इतनी अलग बोली भाषा क्यों है, हमारी भाषा सबको बोलनी चाहिए। और इतने अलग अलग कल्चर है, ठीक है, अपने अपने अलग कल्चर रखो, लेकिन एक कोई कल्चर ऐसा हो जो एक कल्चर सबको फॉलो जरूर करना चाहिए। तो ये राइट विंग में आ गया। तो राइट विंग डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता है। राइट विंग चाहता है कि मोर और लेस एक जैसी चीजें हो, कि वो ग्रुप के सेंस में रहे हो, बराबर समाज हो। तो एक ऐसी सोच है कि हाँ, समाज बराबर की तरफ बढ़ना चाहिए, और एक ऐसी सोच है कि नहीं, समाज बराबर की तरफ बढ़ जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। किसी भी राइट विंग सरकार को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मुद्दों पे क्या स्टैंड है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है। अब जैसे कि वुमन में अबॉर्शन का एक मुद्दा आता है कि क्या अबॉर्शन अलाउड होने चाहिए। तो अबॉर्शन के सेंस में कुछ लोगों का ये मानना है कि औरत को ये हक होना चाहिए, उसकी बॉडी है कि अबॉर्शन करना है कि नहीं। तो ये लेफ्ट विंग सोच में आ गया। एक राइट विंग सोच है कि औरतों को ये हक नहीं है। ठीक है, तो ये लेफ्ट विंग राइट विंग की बहुत सारी अलग अलग डिफरेंसेस हैं। तो ये सब हमने देखा, और यहां से फिर अब आगे चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कल। और ये यहां पे हमें टाइम लगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा नई चीजें थी, जानना जरूरी था। यहां से फिर जब टाइमलाइन हम डिस्कस करेंगे तो फिर यहां हम तेजी से और बढ़ेंगे आगे, रशियन रेवोल्यूशन। और संतोष पूछते हैं कि क्या इंडिया में लेफ्ट विंग है। तो इंडिया में लेफ्ट विंग भी है, राइट विंग भी है, और हर देश में दोनों तरह के विंग होते हैं। हर इलाके में लेफ्ट राइट हर जगह होता है। बस ये बात है कि ताकत किसके पास है। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। थैंक यू।